नमस्कार, आप सभी का एक बार पुनः स्वागत है। आज की क्लास में हम भारत की जो मेजर सॉइल्स हैं अलग अलग टाइप की, उनके बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। आप सभी जानते हैं कि मिट्टी भूतल पर एक पतली परत के रूप में पाई जाती है। उसका निर्माण चट्टानों के टूटने से जो खनिज कण प्राप्त होते हैं उनसे, पेड़ पौधों, जीव जंतुओं के गले सड़े अंशों से, जीवित जीव जंतु, जल तथा गैस के मिश्रण से होता है। अपक्षय और अनाच्छादन के जो विभिन्न कारक हैं वो भूतल पर चट्टानों को तोड़ फोड़ करके शैल चूर्ण के रूप में परिवर्तित कर देते हैं, जिनमें चट्टानों से प्राप्त हुए खनिजों का मिश्रण भी होता है। बाद में धीरे धीरे इसमें पेड़ पौधों व जीव जंतुओं का जो सड़ा गला अंश मिल जाता है, जिसे हम ह्यूमस कहते हैं। और इसके अलावा करोड़ों की संख्या में कीटाणु और इनके जैविक पदार्थों पे पलने वाले अनगिनत जीवाणु भी मिट्टी के अंदर होते हैं। मिट्टी में जल भी होता है, जिससे पेड़ पौधों को जीवन मिट्टी में जल भी होता है जो पेड़ पौधों को जीवन प्रदान करता है। मिट्टी के रंध्रों में वायु भी भरी होती है, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा मात्रा में होती है। इसके अलावा ऑक्सीजन, नाइट्रोजन ये भी पाए जाते हैं। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि चट्टानों के अपक्षय, जलवायु, पौधों और करोड़ों भूमिगत कीटाणुओं के बीच होने वाली जो आपसी क्रियाकलाप हैं, उसका जो लास्ट रिजल्ट है वो मिट्टी है, जिसमें ठोस, तरल और गैसीय सभी पदार्थों का मिश्रण होता है। तो ये जो चीज़ अभी हमने पढ़ी, इससे हमें कुछ मृदा निर्माणकारी जो कारक हैं उनके बारे में जानकारी मिलती है। तो 5 कारक माने जाते हैं। तो सबसे पहला है आधारी चट्टान या जो जनक पदार्थ हैं वो। तो मिट्टी के नीचे स्थित जो चट्टानें होती हैं, चट्टानों का जो संस्तर होता है उसे हम जनक पदार्थ कहते हैं या आधारी चट्टान कहते हैं। कारण इस आधारी पदार्थ कहने का कारण ये है कि मृदा के निर्माण के लिए जो आवश्यक पदार्थ हैं वो चट्टानों की भौतिक और रासायनिक अपक्षय से ही प्राप्त होता है। तीनों प्रकार की जो चट्टानें हैं, आग्नेय, अवसादी, रूपांतरित, इनके बारे में आप 12th क्लास में पढ़ के आए हैं। ये मिट्टी को खनिज प्रदान करते हैं, किंतु सबसे ज़्यादा जो खनिज हैं वो अवसादी चट्टानों से मिलते हैं, क्योंकि इसका कारण ये है कि भूपृष्ठ पर जो सबसे ज़्यादा विस्तार है वो अवसादी चट्टानों का ही है। और ये जो आधारी चट्टान हैं उन पे ही निर्भर करता है कि मिट्टी का रंग कैसा होगा, उसकी संरचना कैसी होगी और उसमें कौन से खनिज होंगे। दूसरा फैक्टर आता है जलवायु। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण घटक है। कुछ समय तक, एक छोटी अवधि तक मूल जो जनक पदार्थ होता है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है, परंतु अगर हम लंबे अवधि की बात करते हैं तो जलवायु का महत्व अधिक हो जाता है। एक ही प्रकार की जलवायु वाले क्षेत्र में 2 विभिन्न प्रकार के जनक पदार्थ एक ही प्रकार की मिट्टी का निर्माण भी कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए पश्चिमी राजस्थान में बलुआ पत्थर और ग्रेनाइट, ये भिन्न जनक पदार्थ हैं। लेकिन किसी एरिया में बलुआ पत्थर पाया जाता है, कहीं ग्रेनाइट पाया जाता है, लेकिन शुष्क जलवायु के प्रभाव में एक ही प्रकार की बलुई मिट्टी वहाँ पे पाई जाती है। और इसी प्रकार से एक ही प्रकार का अगर जनक होता है, जनक पदार्थ होता है, एक ही प्रकार की चट्टानें, आधारी चट्टान होती है, लेकिन वहाँ की जलवायु अगर अलग अलग प्रकार की है तो वो मिट्टी भी अलग अलग प्रकार की बनेगी। उदाहरण के लिए हम देख सकते हैं कि रवेदार ग्रेनाइट चट्टानों से राजमहल की पहाड़ियों की आर्द्र जलवायु है, वहाँ पे लेटेराइट मिट्टी बनती है। और इन्हीं ग्रेनाइट चट्टानों से आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की जहाँ शुष्क जलवायु है वहाँ चिका मिट्टी का निर्माण हो जाता है। तीसरा जो टाइप है इसमें वो जैविक जो चीज़ें होती हैं उनको शामिल करते हैं। इसमें हम वनस्पति को, जीव जंतुओं को और बैक्टीरिया, जीवाणुओं को शामिल करते हैं। तो वनस्पति में इसके अंतर्गत वृक्ष, झाड़ियाँ और घास, काई ये सब आ जाते हैं। इनके पत्तों से, जड़ों से, इनके सड़ने से ह्यूमस का निर्माण हो जाता है। हम सब जानते हैं मिट्टी की उर्वरा शक्ति बढ़ती है और इसी से पौधों को फिर जीवनदान भी मिलता है। ह्यूमस जब मिट्टी में होता है तो रासायनिक क्रियाएं हैं वो तेज़ी से होती हैं और मिट्टी के विकास में तेज़ी आती है। जीवाणु भी विभिन्न प्रकार की जलवायु में मिट्टी पर विभिन्न प्रभाव डालते हैं।
जीवाणु ह्यूमस पर ही जीवित रहते हैं और उष्ण और उपोष्ण कटिबंधीय जो जलवायु है उसमें जीवाणु अधिक सक्रिय पाए जाते हैं और इस ह्यूमस को खा करके ख़त्म कर देते हैं। इसी वजह से इन प्रदेशों की मिट्टी में ह्यूमस की मात्रा काफ़ी कम होती है उष्ण और उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु में। इसके विपरीत जो ठंडे प्रदेश होते हैं वहाँ पे जीवाणु कम एक्टिव होते हैं ठंड में, और वहाँ की मिट्टी में ह्यूमस अधिक पाया जाता है क्योंकि वो उसे खा के ख़त्म नहीं कर पाते। इसके अलावा ये जो जीवाणु हैं जो मिट्टी में रहते हैं, ये वायु की जो नाइट्रोजन है उसको ऐसे किसी रासायनिक यौगिक में बदल देते हैं जिसका उपयोग करके फिर पेड़ पौधे बढ़ते हैं। नाइट्रोजन स्थिरीकरण हम पढ़ते हैं, ऐसे जीवाणु होते हैं मिट्टी के अंदर। जीवों में सूक्ष्म जीवों के अतिरिक्त जो बड़े जीव हैं जैसे चींटी, चूहे, दीमक और कुछ पक्षी, ये सभी अपना घर बनाने के लिए धरातलीय मिट्टी को ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर करते रहते हैं। मिट्टी की इन ऊपरी जो 2 संस्तर हैं उनका मिश्रण से मिट्टी का गठन और रासायनिक संगठन में परिवर्तन होता रहता है। सूक्ष्म जीव करोड़ों की संख्या में मिट्टी में रहते हैं और मिट्टी में खनिजों और जैव पदार्थों को मिलाते रहते हैं। केंचुए का इसमें बहुत बड़ा रोल रहता है। स्थलाकृति की अगर हम बात करें कि किस तरीके से मिट्टी को प्रभावित करता है, तो स्थलाकृति के जो घटक हैं जैसे ऊंचाई, उच्चावच, ढाल, ये सब मिट्टी के जमाव और उसके उपरदन पर काफ़ी प्रभाव डालते हैं। तीव्र ढाल वाले जो क्षेत्र होते हैं उनमें नदी, हिमनदी तथा पवन के द्वारा मिट्टी का अपरदन होता है और मोटे कणों वाली मिट्टी की एक पतली परत रह जाती है वहाँ पे। इसे हम अवशिष्ट मृदा कहते हैं क्योंकि टिक नहीं पाती मिट्टी वहाँ पे ज़्यादा। तो वहाँ पे गहरी मिट्टी नहीं होती है और पुरानी भी नहीं होती है। मंद ढाल वाले क्षेत्रों में मिट्टी का जमाव होता है और वहाँ पे मिट्टी की मोटी परत बन जाती है। उच्च भूमि के चौड़े क्षेत्र जो होते हैं वहाँ की मिट्टी की परत जमा होती है, परंतु इसमें खनिजों का निक्षालन है, लीचिंग हो जाता है। और निचले चौड़े क्षेत्रों में भी मिट्टी की मोटी परत जमती है, परंतु उसमें जल प्रवाह कम होने से उसका रंग गहरा होता है। और साधारण ढाल जहाँ जल प्रवाह अच्छा होता है वो मिट्टी के विकास के लिए आदर्श माना जाता है। इस तरीके से अलग अलग जहाँ स्थलाकृतियाँ होती हैं वहाँ पे मिट्टी अलग अलग तरीके से पाई जाती है। सबसे लास्ट है विकास की अवधि या समय। तो समय का इसमें बहुत बड़ा रोल रहता है। मिट्टी का निर्माण है वो बहुत ही धीरे धीरे होता है। अनुकूल परिस्थितियों में 1 से 2 सेंटीमीटर मोटी मिट्टी की परतें बनने में 200 वर्ष लग जाते हैं। समय बीतने के साथ ही मिट्टी के गुण भी चेंज होते रहते हैं। तो 3 अवस्थाएं होती हैं मिट्टी के विकास की: युवा अवस्था, प्रौढ़ अवस्था और जीर्ण अवस्था। तो नदियाँ और हिम नदियाँ के द्वारा जो निक्षेपित मिट्टी होती है, ताज़ी जलोढ़ मिट्टी जो होती है वो युवा अवस्था की मिट्टी है। इसमें जो जनक पदार्थ हम पढ़ रहे थे ना, आधारी चट्टान और वो, तो उसकी प्रधानता रहती है। और मृदा परिच्छेदिका जिसे आप भौतिक भूगोल में पढ़ रहे हैं, उसका बहुत ही कम विकास हो पाता है और लंबे समय के बाद में ये मिट्टी प्रौढ़ अवस्था को प्राप्त कर लेती है। इस अवस्था में जो जनक पदार्थ है उसका रोल कम हो जाता है और जलवायु और जैविक पदार्थों का स्पष्ट प्रभाव दिखाई देने लग जाता है। इस अवस्था में मृदा परिस्थितिका पूर्ण रूप से विकसित हो जाती है और जलवायु के प्रभाव से इसमें मिट्टी में ह्यूमस, रंग ये मिल जाते हैं। और जीर्ण अवस्था की मिट्टियाँ उष्णकटिबंध में पाई जाती हैं जो बहुत पुरानी होती हैं, 10 लाख से लेकर के 60 लाख वर्ष तक पुरानी हो सकती हैं। तो ये इस तरीके से ये पदार्थ हैं, ये घटक हैं कुछ जो मृदा निर्माण को प्रभावित करते हैं। तो ये मिट्टी के निर्माण की एक सार्वभौमिक प्रक्रिया है जो समस्त विश्व में, समस्त धरातल पे पाई जाती है। अब हम आते हैं अपने भारतीय मिट्टियों की तरफ। तो भारत एक विशाल देश है जहाँ पर विभिन्न प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती हैं। इनको एक निश्चित रूप से वर्गीकरण करना बड़ा ही कठिन कार्य है। तो मिट्टियों को अलग अलग आधार पर वर्गीकृत किया जा सकता है क्योंकि किसी एक आधार को लेकर के हम चलते हैं। अगर हम रंग लेकर के चलते हैं मिट्टी का, तो जो वर्गीकरण होगा वो पूर्णतः त्रुटि रहित नहीं हो पाता। जैसे रसायन शास्त्री हैं वो मिट्टियों का वर्गीकरण उनके रासायनिक तत्वों और रासायनिक आवश्यकताओं के आधार पर करते हैं। इनमें मिट्टी की संरचना पे कोई ध्यान नहीं दिया जाता। मिट्टी के वर्गीकरण का जो सबसे महत्वपूर्ण आधार है वो उसकी उपजाऊ शक्ति है और इस आधार पर मिट्टी को 4 वर्गों में रखते हैं: अधिक उपजाऊ, उपजाऊ, कम उपजाऊ और अनुपजाऊ। इसी तरह हम मिट्टी के कणों के आधार पर भी इसको 4 प्रकार में बांट सकते हैं। इनके नाम ये हैं: चिकनी मिट्टी, दोमट मिट्टी, बलुई मिट्टी और रेतीली मिट्टी। रंग के आधार पे हम इसको काली, पीली, लाल, भूरी इन सब
कलर्स के आधार पे मिट्टियों को मान्यता देते हैं। कुछ मिट्टियाँ किसी विशेष फसल के लिए विख्यात हो जाती हैं, तो उनको उन फसलों के साथ में जोड़ दिया जाता है। जैसे दक्कन के पठार की जो काली मिट्टी है उसे कपास की मिट्टी कहते हैं। आसाम की पहाड़ियों की जो मिट्टी है उसको चाय की मिट्टी कहते हैं। लेकिन फिर भी इन सभी जो लक्षण हैं इनको आधार मानते हुए कोशिश की गई है एक मान्य वर्गीकरण की। तो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने 1953 में अखिल भारतीय भूमि उपयोग और मृदा सर्वेक्षण संगठन की स्थापना की, जिसने भारतीय मिट्टियों को 8 भागों में डिवाइड किया। सबसे पहले है जलोढ़ मिट्टियाँ, दूसरी है काली मिट्टी, तीसरी है लाल मिट्टी, चौथी है लेटेराइट मिट्टी, पांचवी है मरुस्थलीय मिट्टी, और नेक्स्ट है पर्वतीय मिट्टियाँ, और उसके बाद है लवण और क्षारीय मिट्टियाँ, और उसके बाद है पीट और दलदल युक्त मिट्टियाँ। तो इन मिट्टियों के बारे में हम विस्तार से पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।